अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये अब दूसरी डिवाइस, यानी कि अब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर में अप्लाई करूंगा। देखिए पैटर्न वही है। आपने इस क्वेश्चन को जब पेपर में अटेम्प्ट करना है, इसी पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है। आप क्या करेंगे, इसको तीन डायग्राम्स के जरिए और चार इक्वेशन के जरिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तीन डायग्राम कौन कौन सी है? सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। और चार इक्वेशन कौन कौन सी है? उसमें इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और पावर है। ठीक है ना? तो आप इस सीक्वेंस से इस चीज को याद रखेंगे कि जब एसी अप्लाई किया जाएगा इंडक्टर पर, तो करंट में क्या बिहेवियर होगा, वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, पावर क्या होगी। और डायग्राम के अंदर सर्किट डायग्राम क्या शो करती है कि कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सर्किट डायग्राम के अंदर यहां दो कंपोनेंट कनेक्टेड है, एक एसी सोर्स और दूसरा आपके पास क्या है, इंडक्टर। ये जो एल है, ये क्या है, इंडक्टर। तो आपको इस सर्किट डायग्राम में ये पता चल रहा है कि इस सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो एक इंडक्टर है और दूसरा एसी सोर्स है। अब जब एसी सोर्स से वोल्टेज निकलेगा, वो वोल्टेज जाएगा इंडक्टर पर, और इंडक्टर पे वोल्टेज पहुंचने के बाद यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप। उसे हमने क्या कह दिया, वी एल। इसे हम ई एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बैक ईएमएफ कहलाता है। अच्छा, अब ये बैक ईएमएफ क्यों कहलाता है? देखिए, कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है कि जब कभी भी किसी इंडक्टर में या सोलिनॉइड में करंट जाता है, तो वो सोलिनॉइड में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपोजिशन क्रिएट होती है और इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। वो इंड्यूस ईएमएफ आने वाले करंट को क्या कर देता है, अपोज करता है। अब यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर जो इंडक्टर है, ये भी तो एक स्प्रिंग शेप कॉइल है ना, जिसे हम सोलिनॉइड कहते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वोल्टेज, वोल्टेज के अप्लाई करने से इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको? फ्लो ऑफ एसी को। और क्यों अपोज करेगा? उसकी वजह यह है क्योंकि एसी जो है वो फ्लक्चुएटिंग करंट है, जो अपनी बार बार डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। और इस चेंज को ये बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए इंडक्टर यहां पर एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा, और वो इस फ्लो को यहां पर आने नहीं देगा। एसी ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अच्छा, अब अगर ये इसको अपोज कर रहा है, इट मींस यहां पर क्या हुआ कि जब आपने एसी सोर्स अप्लाई की तो वोल्टेज तो आ गया, लेकिन यहां पर करंट नहीं आया। करंट क्या है, जीरो। अब जरा सर्किट डायग्राम के बाद ही वेक्टर डायग्राम को देखें, जो फेजर डायग्राम है, सॉरी फेजर डायग्राम। तो देखिए, जब आपने इसको वोल्टेज अप्लाई किया, तो आपको फेजर डायग्राम में नजर आ रहा है कि वोल्टेज यहां पर गिवन है और मैक्सिमम है, बट करंट क्या है, करंट जीरो है। क्यों करंट जीरो है? क्योंकि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, तो वो ईएमएफ आने वाले करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जैसा कि ऊपर मैंने ड्रॉ करके बताया। अब यहां पर क्या होगा कि जब ये करंट चेंज होगा और वोल्टेज की वैल्यू डाउन होगी, तो वोल्टेज जब जीरो पर आएगा, तो करंट का चला जाएगा मैक्सिमम पर। इट मींस अब करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब बैक ईएमएफ क्या हो गया, जीरो। फिर ये बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बट नेगेटिव डायरेक्शन में। करंट फिर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव मैक्सिमम, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो फेज डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री का, या फिर इसे हम पाई/2 कहते हैं। ठीक है ना? तो इट मींस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा लीड करता है किससे, करंट से। कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ। ये बात अभी हम यहां पर मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। तो अब यहां पर सबसे पहली तो ये चीज आ गई कि अगर हम इस चीज को डिफाइन करें कि ये इंडक्टर क्या है, तो जैसे आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। उसी तरह से इंडक्टर भी एक कॉइल या सॉलिनॉइड है, जिसके ऊपर क्या है, थिक कॉपर वायर वाउंड हुआ हुआ है, और इसका काम है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। तो मैं इंडक्टर की डेफिनेशन अगर यहां पर लिखूं, तो इसके बारे में मैं लिखूंगा कि इट इज अ कॉइल और सॉलिनॉइड। इट इज अ कॉइल और
solenoid wound from a thick copper wire. थिक कॉपर वायर। तो आप क्या करते हैं, थिक कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं, उससे क्या बन जाता है, सॉलिनॉइड। और यही सॉलिनॉइड यहाँ पर क्या कहला रहा है, इंडक्टर। यूज क्यों होता है, ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को, या यूं कह सकते हैं करता है स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम कैपेसिटर को कहते थे ना कि वो स्टोर करता है एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये स्टोर करता है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में। इंडक्टर और कैपेसिटर में ये फर्क है। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, तो देखिए जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फ्लो करेगा, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी करंट यहां पर अपोज हो रहा होगा उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और उसकी इक्वेशन होगी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये है इंस्टेंटेनियस करंट जो कि वोल्टेज के अप्लाई करने से आएगा, और इस करंट को इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, फिर अब क्योंकि हम यहां पर ये बात करते हैं कि जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज यहां पर किसके बराबर होगा, बैक ईएमएफ के, क्योंकि यही तो अप्लाइड वोल्टेज है जो बैक ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये अप्लाइड वोल्टेज भी है और बैक ईएमएफ भी है, और उसे हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज वो इक्वल है किसके, बैक ईएमएफ के। अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है, उसे मैं यहां पर लिख देता हूं। और वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास था सेल्फ इंडक्शन, जिसके अंदर कैपिटल एल क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, अब जरा देखें जो इक्वेशन ऊपर मैंने करंट की लिखी, इंस्टेंटेनियस करंट, इस इंस्टेंटेनियस करंट को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो वी एल है वो बराबर हो जाएगा एल डेल्टा आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर आई नॉट पीक करंट है, इस आई नॉट को आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा का साइन यहाँ पर पहले से मौजूद है। ठीक है ना, अच्छा अब ये जो साइन ओमेगा टी डेल्टा टी है ना, इसकी एक मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन होती है। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें तो इस चीज के बारे में पता है कि ये एक डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, लेकिन बायो वालों को इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज कर सकते हैं कि जब कभी भी साइन ओमेगा टी इस तरह से लिखा जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ओमेगा कॉस ओमेगा टी में। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जिसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। वहां पर डेल्टा साइन ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है किसके, ओमेगा कॉस ओमेगा टी के। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि वी एल एल आई नॉट और साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, अच्छा अब ये रिप्लेसमेंट हो गई। इस रिप्लेसमेंट के बाद ये जो आपके पास कॉस ओमेगा टी है, इस कॉस ओमेगा टी को अगर मैं क्या ले लूं, 1 के बराबर। ठीक है, अगर मैं ये ले लूं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैं लिख सकता हूं इफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, इट मींस जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इसे हम क्या लिखेंगे, एल आई नॉट ओमेगा। ठीक है, अगर आपके पास कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो इसे हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम बैक ईएमएफ होगा। और अब क्या इस इक्वेशन को जनरली इस तरह लिखा जा सकता है, वी एल इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, वी एल इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी यहां पर लिख दिया, और ये जनरल इक्वेशन है ताकि आपको ये पता चले कि किस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम होगा और किस वक्त जीरो होगा। और यही तो जनरल इक्वेशन थी जिसको हम क्या करते थे, हम डिफाइन करते थे अपने
इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के अंदर। तो यहां पर इस चीज को मैं और भी एक्सप्लेन करता हूं इस तरह से कि देखिए वी नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया। अब यहां पर मैथमेटिक्स का एक और फार्मूला हम यूज करने लगे, और वो फार्मूला क्या है कि ये जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी मैथ में ओपन होता है इस फार्मूले से, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये फार्मूला जो है वो मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि बराबर होता है कॉस ओमेगा टी के। तो अब दोबारा से मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कैसे ओपन हुआ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि मैथ वाले इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि कॉस ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एल इज इक्वल्स टू वी नॉट, और कॉस ओमेगा टी की जगह लिख दूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है पाई बाय 2 या 90 डिग्री से, किसको, करंट को। ठीक है। ये जो अबव इक्वेशन है इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2 और 90 डिग्री। या फिर ये बात ये भी कही जा सकती है कि करंट लैग्स द वोल्टेज, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और 90 डिग्री। तो ये दोनों जो है सिचुएशन के अंदर हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो आप देखें कि वोल्टेज अगर करंट से लीड कर रहा है तो इस बात को वेक्टर डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे, जैसे हमने फेजर डायग्राम में इसको वेव फॉर्म में एक्सप्लेन किया, क्या हम इसको वेक्टर डायग्राम में और इजी वे में शो कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को इस तरह से शो करता हूं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो जो लीड कर रहा है उसको आपने बाय एक्सिस पर ड्रॉ करना है, ये है वोल्टेज। और जो करंट है वो लैग कर रहा है, उसे मैंने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है। और इनके दरमियान में अगर आप एंगल देखें तो वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये एंगल 90 डिग्री हर पॉइंट पर रहेगा। क्यों, अगर आप देखें तो हर पॉइंट पर इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर देख लें वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। ठीक है ना। तो ये वेक्टर डायग्राम मैंने जो आपको बताया ये इजी वे है ये समझने के लिए कि फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट में। इट मींस यहां से हमें ये बात प्रूव हो गई कि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट इन फेस नहीं होते, वोल्टेज पहले आता है, करंट बाद में। और वोल्टेज और करंट हमेशा इसी तरह से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस रहता है। ठीक है। फिर आ जाता है इसके अंदर कि इस सर्किट की जो अपोजिशन है, जिसको हमने रेजिस्टर में क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था, और वो अब इस सर्किट के अंदर क्या कहलाएगी, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपोजिशन है किसकी तरफ से, इंडक्टर की तरफ से, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो अपोजिशन जो इंडक्टर की तरफ से हो, किसके लिए, एसी के फ्लो करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिखते कैसे हैं इसको, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट और एक्सएल। ये जो एक्सएल है ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर मैं एक्सएल को लिखूं तो एक्सएल को लिखा जा सकता है वी नॉट अपॉन आई नॉट। और वी नॉट अपॉन आई नॉट को अगर मैं देखूं तो वी नॉट की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी मैक्सिमम के लिए, तो वो किसके बराबर थी, वो थी आई नॉट ओमेगा एल। और नीचे क्या है, आई नॉट। देख लें ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ, ये इक्वेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है मैक्सिमम। ठीक है ना। ये v किसके बराबर है, सॉरी इससे ऊपर वाला जो था ये है वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो उठाकर मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, आई नॉट ओमेगा एल। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये आई नॉट और आई नॉट क्या हो गया,
कैंसिल। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर आ गई? XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा एल को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई FL। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो XL है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? दो चीजों के ऊपर। XL डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? फ्रीक्वेंसी पर। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंडक्टेंस के। जितनी ज्यादा कॉइल की इंडक्टेंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। मेजर किस में करेंगे? तो मेजरमेंट के लिए XL क्योंकि V अपॉन I है तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओहम। इट इज मेजर्ड इन ओहम्स। इट इज मेजर्ड इन ओहम्स। तो इसको भी हम ओहम्स के अंदर क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को करते हैं उसी तरह से, सिर्फ नाम क्या है चेंज है, ताकि हमें ये फर्क पता रहे कि इंडक्टर की अपोजिशन क्या है और रेजिस्टर की अपोजिशन क्या है। अब इसकी डायग्राम, जरा इसकी जो इंपीडेंस डायग्राम है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर जिस तरह से हमने वोल्टेज और करंट को दिखाया था उसी तरह से अब हम इसको भी शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां पर ये डायग्राम बनेगी रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। रिएक्टेंस को आपने ले लिया वाई एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस पर। तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस भी बढ़ेगी। तो मैं यहां पर इसको शो कर सकता हूं स्ट्रेट लाइन से। ये आपके पास जो लाइन, और ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं XL। ये है XL जो कि बराबर है किसके? 2 पाई FL के। ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस भी बढ़ेगी, और इस रिएक्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? इंपीडेंस डायग्राम है जो कि आपको ये बताती है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ाती है। फिर लास्ट में आ जाता है इसमें पावर डिसिपेशन। देखिए पावर डिसिपेशन कैसे होगी? मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया कि जो पावर होती है एसी में वो इक्वल होती है VRMS IRMS कॉस थीटा के। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट क्या है इसमें? आउट ऑफ फेस है। कितने आउट ऑफ फेस है? 90 डिग्री। तो जब मैं 90 पुट करता हूं तो आप जानते हैं कि जो कॉस 90 होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के। और कॉस 90 अगर जीरो है तो फिर पावर किसके बराबर होगी? तो हम यहां पर लिख सकते हैं VRMS IRMS, और कॉस 90 की जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो। और जीरो को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो पावर हो जाएगी जीरो। इट मींस इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर डिसिपेशन इज जीरो। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर डिसिपेशन इज जीरो। अब पावर डिसिपेशन जीरो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि जो भी एसी से पावर आएगी वो इस इंडक्टर के अंदर डिसिपेट नहीं, डिसिपेट से मुराद क्या है? कि कन्वर्ट नहीं होगी किसी और फॉर्म के अंदर। द पावर डिसिपेशन इज जीरो। और उसका रीजन क्या है? देखिए उसका रीजन यह है कि इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, और एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पावर डिसिपेट नहीं होती, जबकि रेजिस्टर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है ना? इसी वजह से उसके अंदर एनर्जी क्या होती है? डिसिपेट होती है। तो ये बात याद रखें कि पावर डिसिपेशन प्योर इंडक्टिव सर्किट में डिसिपेट नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हम आगे जाके कैपेसिटर के अंदर पढ़ेंगे। कैपेसिटर के अंदर भी, क्योंकि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो भी डिसिपेट नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है? स्टोर करती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।